Hello, good morning, dear student. I am Pol Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaris Mor Dosa. Today, I will be discussed about fixation and calculation of rent of building. This topic is related estimate and costing subject, BTech, Civil Engineering branch, 6th semester according to RTO syllabus. का टॉपिक है आपका वैल्यूएशन पार्ट जो चल रहा था, वैल्यूएशन पार्ट जो चल रहा उससे रिलेटेड है। तो आप ये कहेंगे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी कि वैल्यूएशन की जो डेफिनेशन है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है इस टाइम पर। नेक्स्ट उसमें आपने इसके बाद में आपने पढ़ा था पर्पज ऑफ वैल्यूएशन कि क्या क्या पर्पज हैं वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के, ठीक है, क्यों आपको वैल्यूएशन पढ़ाया जाता है या फिर समझाया जाता है कि ये वैल्यूएशन क्यों रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है या फिर पर्पस। जैसे आप सेलिंग या बाइंग करते हैं कोई प्रॉपर्टी को, जब बेचते हैं और ख़रीदते हैं तब भी आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि आपको बैंक से लोन लेना है तो सिक्योरिटी के लिए आपको जो प्रॉपर्टी है उसको जमा कराना होता है, सिक्योरिटी के लिए जमा कराना होता है एक तरीके से, ठीक है, तब भी आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। या फिर आप ये कहें कि यदि आप पर टैक्स लग रहा है, टैक्सेशन के लिए भी आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी इतने रुपए है, इतनी वैल्यू है इसकी, इस पर इतना टैक्स लगेगा, या सिंकिंग फंड वगैरह जो भी है, तो उन सब के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो आज अपन ये कि डिपेंड करता है कि आपकी जो जैसे वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने देखी थी, ठीक है, जिनके अंदर आप ये देख रहे थे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी किस टाइप से वैल्यू होती है। जैसे मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, और सिंकिंग फंड होता है, सर्विस वैल्यू होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिलेटेड करके आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यदि आप रेंट पे देना चाहते हैं तो रेंट किस हिसाब से लेंगे, रेंट किस हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपका आज का टॉपिक है। यदि मैं सपोज दैट अगर आपको ये कोई मेथड नहीं हुआ तो अपन अपनी मन की मर्जी के हिसाब से रेंट लेंगे। सपोज दैट अगर आपकी 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है और आप रेंट 20 लाख की प्रॉपर्टी के हिसाब से ले रहे हैं, या फिर 10 लाख की प्रॉपर्टी और आप 5 लाख की प्रॉपर्टी के हिसाब से रेंट ले रहे हैं, कम या ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन्हीं के हिसाब से वो रेंट लिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप मन की मर्जी से कुछ भी रेंट लाए। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फिक्सेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ रेंट बिल्डिंग। सिर्फ आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है उस पर रेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो आप पहली बात तो ये कि आपकी जो एक परसेंटेज होता है कि 6% आप रेंट लेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कैपिटल कॉस्ट जो लगी हुई है उसका 6% लेंगे, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी उसकी लाइफ है, उसके हिसाब से भी आपका रेंट का लगता है, रेंट लगता है। एक तरीके से आप ये कहते हैं रेंट देते हैं आप लेते हैं। तो इसके अंदर आप लिखिए कि फिक्सेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेंट बिल्डिंग। यदि आप ये कहें कि द बेसिस फॉर कैलकुलेशन, बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ standard rent is to allow a certain percentage of interest, a certain percentage of interest on the capital cost, on the capital cost and on the
capital cost and to add the annual expenditure on repairs, maintenance and maintenance and taxes आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है उस पर इस तरीके से कॉस्ट लगेगा, रेंट लगेगा कि आप डिपेंड करेगा किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कैपिटल कॉस्ट कितनी है एंड उसके साथ में इंटरेस्ट पर आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज, जैसे मैंने बताया था कि आपको 6 से 10% के बीच में आपको रेंट लेना होता है आपकी जो बिल्डिंग है उसका। तो यदि आप ये कहें सर्टेन परसेंटेज अलाउ होता है ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में एक तरीके से, ऑन द कैपिटल कॉस्ट, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट लगी हुई है उस बिल्डिंग के अंदर, कैपिटल कॉस्ट लगी है उसका जो ब्याज है उसका किराया उसी के हिसाब से लगाया जाता है, रेंट उसी हिसाब से लगाई जाती है। एंड टू द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, ये साथ में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एनुअल एक्सपेंडिचर जो खर्चा आपका होता है ऑन किस पर, रिपेयर और मेंटेनेंस एंड टैक्सेस, यानी आपको जो टैक्स लगते हैं और या मेंटेनेंस जो लगता है रिपेयर करने में, ठीक है, तो वो जो पैसे लगते हैं उसी को साथ में उसके जो कैपिटल कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट लिया जाता है। क्लियर? इसके बाद इसमें मेथड है कि इस तरीके से आप रेंट का लेना होता है आपको, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, या फिर इसी में लिख सकते हैं कि द कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए नेक्स्ट यदि मैं आगे बात करूंगा, आप ये कहेंगे अगर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप से अलग अलग परसेंटेज में आप रेंट ले रहे हैं, जैसे वाटर सप्लाई का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, ठीक है, तो वो अलग मेथड के अंदर आ जाता है। यदि आप ये कह सकते हैं द कैपिटल कॉस्ट includes the construction of the building, आप ये कह सकते हैं द कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ सैनिटरी जो आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर सैनिटरी का जो आपने काम किया है, एंड वाटर सप्लाई एंड वाटर सप्लाई वर्क्स ऐसा लगा वर्क्स एंड वाटर सप्लाई वर्क एंड, यानी आप ये कहेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर सैनिटरी का आपने जो काम किया है या फिर वाटर सप्लाई का जो काम किया है उसमें लगाया गया जिनको अपन यूज करते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी ये क्या है कि आपका जो रेंट है वो फिक्स किया जाता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई हो गई, सैनिटरी हो गई और क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशंस, ETC, आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो रेंट फिक्स की जाती है, तो नॉर्मल भाषा में ये समझें कि आपका डिपेंड करता है कि आपने जो सैनिटरी लगाई है उसके ऊपर डिपेंड, उस पर भी रेंट का अकॉर्डिंग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप की लगाई है। एक वाटर सप्लाई, सपोज दैट आपने जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई गई है, सैनिटाइज नहीं लगाई गई। जैसे बाथरूम में अपन नहा रहे हैं तो वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है। अब वो वाटर अपन को टैंक वगैरह जो नीचे है हौद वगैरह उसमें से ले जाना पड़ रहा है, तो रेंट उस हिसाब से नहीं देंगे अपन। रेंट जो लगेगा वो उसी हिसाब से लगेगा कि आपको वाटर जो है प्रॉपर तरीके से आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको जहाँ से मिलना चाहिए, जैसे बाथरूम में मिलना चाहिए वहाँ पर नहीं मिलता, दूसरी जगह से आप ले जाकर नहा रहे हैं, तो उसका रेंट नहीं अलग टाइप से लगेगा। या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड आपको करवा रखी है तो उसी हिसाब से आपको लगेगा। जैसे पॉइंट वगैरह लगा रखे हैं, सही लगा रखे हैं, जहाँ पर अवेलेबल हो जाए। सपोज दैट आप रूम बड़ा रूम है और वहाँ पर एक ही पॉइंट लगा हुआ है, आपको बार बार खड़ा होना पड़ रहा है। जैसे अगर आप होटल वगैरह का रूम देखेंगे तो आपको हर जगह पॉइंट मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होते हैं, तो उसी हिसाब से आपका रेंट लगना चाहिए उसी हिसाब से। या फिर एक है पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग के अंदर पॉइंट ही नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो आपको बाहर जाके दूसरी जगह जाके चार्ज करना पड़ रहा है, चार्जर लगाना पड़ रहा है मोबाइल, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपका परसेंटेज कितना लिया जाए। नेक्स्ट, यदि मैं इसमें कहूँ कि द कैपिटल, इसके अंदर जो कैपिटल कॉस्ट है वो लैंड नहीं इंक्लूड की जाती है, ये जरूर लिख लेना आप, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं अधिकतर। द कॉस्ट ऑफ द लैंड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड is not included in the capital cost, in the capital cost, in the capital cost। क्या आप ये कहेंगे कि कैपिटल कॉस्ट के अंदर इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो आपकी लैंड है जिस पर आपकी बिल्डिंग बनी हुई है वो आप इंक्लूड इसके अंदर नहीं करेंगे। क्लियर? आप ये कहेंगे कि आपकी जो रेंट लगाया जा रहा है, आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर सैनिटरी टाइप का पार्ट है वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रिसिटी जो इंसुलेशन वाले पॉइंट लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं मेथडों की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट मेथड टाइप के दे रखे हैं कि इतना परसेंट अपन यूज कर सकते हैं, रेंट ले सकते हैं। मेथड फर्स्ट, मेथड क्या? मेथड फर्स्ट इसमें आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, the annual standard cost, standard rent लेंगे अपन, the annual standard rent is taken as जैसे मैं बता रहा था अभी, टेकन एज कितना 6%, अभी मैंने बताया था पहले कि 6 से 10% के बीच पर एनुअल, वार्षिक की मैं बात कर रहा हूँ। रेंट जो लिया जाता है वार्षिक के हिसाब से लिया जाता है, या एनुअल लिख लीजिए इसको, एनुअल मतलब वही है, या एनुअल लिख लीजिए, एनुअल लिख लीजिए, एनुअल वार्षिक एक तरीके से। ऑफ द कैपिटल कॉस्ट किस पे लगेगा ये? ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। आप ये कहेंगे कि टोटल, ये लिख लीजिए टोटल कैपिटल कॉस्ट, टोटल यहाँ पर ऑफ द टोटल कैपिटल कॉस्ट। वैसे होता कैपिटल कॉस्ट पूरा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, कौन सी कैपिटल कॉस्ट है टोटल, उसके ऊपर लगभग कितना 6% आप रेंट एनुअल वार्षिक ले सकते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है
यदि 10 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने बनाई है, कैपिटल कॉस्ट 10 लाख रुपए लगा है उसके अंदर, तो आप 6% ही उसका रेंट लेंगे, 6% ही आप उसका रेंट लेंगे वार्षिक, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लेना होता है। ऐसे नहीं आपके टोटल के एक के साथ में एक साथ ही ले लिया, ठीक है। तो इतने रुपये, जैसे मैं 6% की बात कर रहा था, 6% कितना हो गया इसका, 10,000 रुपये। तो आप 10,000 रुपये लेंगे एक साल में, एक साल के अंदर 10,000 रुपये लेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ मेथड सेकंड, इसमें मेथड सेकंड में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग जो आपने बनाई है, उसमें अलग अलग के लिए अलग अलग परसेंट का मायने किया गया है, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड में कर दिया गया है कि आपका वाटर सप्लाई के लिए इतना परसेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना है, इंटरेस्ट के लिए इतना है, अलग से सैनिटरी के लिए इतना है। तो वो मेथड है आपका सेकंड मेथड। तो आप इसमें लिख सकते हैं सेकंड मेथड, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड। और इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, the standard rent is calculation at 6%। किसके लिए होता है? 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट फॉर एनुअल लिख दीजिए, एनुअल रिपेयर जो आपकी रेंट लिया जाएगा, रिपेयर्स 1.5% of the capital of the cost of building, यानी आप ये कहेंगे 1.5% जो रिपेयर के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन की गई बिल्डिंग है उसका रिपेयर आपको करना है तो आपको 1.5% करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा रेंट का। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ 1% ऑफ वाटर सप्लाई, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए भी आपको 1.5% चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि बात करें 1% ऑफ द 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सैनिटरी वर्क्स एंड 1.5% ऑफ द कॉस्ट की बात कर रहा है, ऑफ द कॉस्ट जो अब जितने कॉस्ट का वो लगे हुए हैं, ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन या इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए आप, इंस्टॉलेशन are allowed per annum, यानी आपको ये अलाउड होता है कितने परसेंट अपन चार्ज ले सकते हैं, रेंट ले सकते हैं, कितने परसेंट चार्ज या रेंट ले सकते हैं, कितना कि 1% आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 1% आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सॉरी 1.5% इलेक्ट्रिसिटी के लिए और 1% आपको सैनिटरी के लिए,
और 1% आप वाटर सप्लाई के लिए, और 1.5% आपको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इसके लिए, रिपेयर के लिए, और 6% आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है उसके लिए अपन रेंट को फिक्स करके लिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हुए आपके मेथड ऑफ रेंट फिक्सेशन कि आपको रेंट किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं आप। तो ये क्या, टोटल कॉस्ट जो है कैपिटल कॉस्ट है उसी के ऊपर इंटरेस्ट के लिए आपको रेंट लिया जाता है एक तरीके से। अगर आप ये कहेंगे जो अपना अच्छी क्वालिटी के रिपेयर्स के लिए या आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपने वाटर सप्लाई के लिए अलग से और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से और सैनिटरी के लिए अलग से अपन को चार्ज फिक्स करना होता है, तो आपको अलग मेथड से आपको रेंट फिक्स करना होता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि आपको 6 से 10% आपको रेंट लेना होता है बिल्डिंग के लिए। अधिकतर मैं बुक में मेंशन होता है, अलग डिफरेंट लोकल राइटर की बुक में देखोगे तो आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ये फिक्स होता है एक तरीके से। आप ये कह सकते हैं कि इतना % लिया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।